Okay, so good evening, everyone. I'll just for today's class we would be talking more about analytics. So that's why I've shared one Excel sheet with you all in the operations group. So I want you to download that particular sheet, and once you download it, it will be like, let me open it. See, this would be the sheet which I've shared with you. Can you all see it? Open this in your laptop. Yes, sir. If you don't practice it with me, then it would be like there would be no gain for you. Once you have downloaded it, please let me know. सर ये कहाँ भेजे हैं? ग्रुप में, मैसेज में क्या, या ग्रुप में? This is in the operations management group. ओके सर. Operations management group में. So this is basically an operations data. Open it, then I'll show you the operational analytics. Once you are ready, let me know. मेरा खुल गया सर. सर ओपन अप हो गया सर. सर ओपन हो Okay, गई. great. So this is the sheet. If you look upon this sheet, on the left side, we have order IDs. This is the order ID of 50 orders. Then we have the production time. यहाँ पे हर एक ऑर्डर आईडी का प्रोडक्शन टाइम दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं 5.77 ये आवर्स में दिया गया है. देन यू हैव कॉस्ट पर यूनिट. यहाँ पे कॉस्ट दी गई है, हर एक ऑर्डर आईडी के साथ एसोसिएटेड है. देन यू हैव द डिफेक्ट रेट. डिफेक्ट रेट जो है वो उसमें दिया गया परसेंटेज में, दैट्स 2.1. तो एक काम करते हैं, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ. ये पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट करा है और यहाँ पे मैं गया लेफ्ट, यहाँ पे आप देखिए, एंड आई हैव क्लिक्ड ऑन परसेंटेज. राइट, मैंने परसेंटेज पे क्लिक कर दिया है. एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डेसिमल्स में थोड़े से शिफ्ट कर देता हूँ.
since the data is more into this, so okay. Okay, we'll keep this in this way. Otherwise, परसेंट में या तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा. Okay, what I can do, I'll select this. यहाँ पे मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने परसेंट पे क्लिक करा. नाउ अब ये उसके बाहर जा रहा है, तो what I'll do, I'll just divide this by 100. Equals to divide this by 100. तो ये मेरा ऑलमोस्ट एक परसेंटेज 2% के आसपास निकल के आ गया है, राइट. सिमिलरली अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये सारा डेटा मेरा आ, वो हो जा रहा है, मतलब इट्स गेटिंग वेस्ट. तो व्हाट आई विल डू, आई यहाँ पे मैं एक और कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, एंड आई से एक्चुअल परसेंटेज. मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड आई डिवाइड इट सिंपली बाय 100. मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे मेरे जो भी परसेंटेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट. ओके, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो वापस वो हो जा रहा है. तो व्हाट आई विल डू इक्वल्स टू दिस. ओके, राइट, ठीक है. ठीक तो है सर, 2.1%, 1.8%, उसमें कोई दिक्कत है सर? कांट हियर यू, जस्ट अ सेकंड. हाँ, बोलिए. सर जो दिया हुआ डाटा 2.1%, 1.8%, 2.5%, उसमें कोई हाँ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? हाँ, उसी लेकिन को मैं लेकर परसेंट में आपको कन्वर्ट करके दिखाना चाह रहा था कि इस तरह का डेटा, और डेटा को जनरली क्लीन भी कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ. मान लीजिए ओके अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इस डेटा के अंदर, मान लीजिए एक सेल मुझे, मैं यहाँ से देखिए एक सेल डिलीट कर रहा हूँ. यहाँ पे भी मैं एक सेल डिलीट कर रहा हूँ, 2 सेल जैसे मैंने डिलीट करे, और मुझे यहाँ फाइंड करना है कि मेरे डेटा में मिसिंग वैल्यूज कितनी है. तो एक्सेल के अंदर मैं ब्लैंक से फाइंड आउट कर सकता हूँ. मैंने यहाँ ऊपर क्लिक करा, काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगाया, पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ ब्रैकेट, एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डेटा में मिसिंग वैल्यूज कितनी है, राइट. तो यहाँ से मुझे मिसिंग वैल्यूज पता चल गई है. तब मैं उस डेटा में मिसिंग वैल्यूज को मैं, आई कैन फाइंड इट आउट कि हाँ मेरे डेटा में कितनी मिसिंग वैल्यूज है. यू कैन यूज द सिमिलर फंक्शन एंड फॉर्मूला. अब स्टार्ट करते हैं बेसिक एनालिटिक्स फंक्शन से. तो अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आप ऊपर डेटा का टैब देखेंगे. डेटा के टैब पे आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक डेटा एनालिसिस आपको टूल दिखेगा. एक टैब ओपन होके आएगा, डेटा एनालिसिस दिख रहा है, ये टैब डेटा एनालिसिस. Yes, sir. जिसके में नहीं दिख रहा है, यहाँ फाइल पे क्लिक करिएगा, क्लिक ऑन ऑप्शंस. ऑप्शंस में आप जाइएगा, यहाँ एडिन्स पे. एडिन्स में यहाँ नीचे देखिए एक्सेल एडिन पे क्लिक करना है, गो पे, और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा एनालिसिस टूल पैक, और उसको ओके कर दीजिएगा. तो जब आप ओके करेंगे, तो ये टैब विजिबल हो जाएगा डेटा टैब के अंदर. सर एक बार और बताइए तो सर, क्या करना है? यहाँ फाइल पे मैंने क्लिक करा, मैं नीचे गया, अकाउंट्स देखिए लेफ्ट साइड में एक रिबन खुला है, यहाँ मैं ऑप्शंस पे गया. ऑप्शंस में जाने के बाद एडेंस पे देखिए लेफ्ट साइड में एडेंस है, एडेंस पे क्लिक करा. एडेंस पे क्लिक करने के बाद नीचे की साइड देखिए मैनेज लिखा है. मैनेज के बगल में एक्सेल एडिन का ऑप्शन है. एक्सेल एडिन के ठीक बगल में ऑप्शन एक है गो. गो पे मैंने क्लिक करा. जब मैंने गो पे क्लिक करा, तो ये 4 मेरे पास चीजें ओपन होके आ गई हैं. इसमें मुझे अब टिक लगाना है जिसको मुझे सिलेक्ट करना है. तो यहाँ ऑलरेडी मैंने टिक लगा रखा था, तो ये 3 मैंने फिलहाल सिलेक्ट करा है. आपको फर्स्ट वाला तो सिलेक्ट करना ही है जरूर. दूसरा आपका विजुअल बेसिक की कोडिंग आ जाती है, वो आप सिलेक्ट करें, और सॉल्वर अगर आपको चाहिए. ऑप्शंस ऑपरेशंस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. तो मैंने उसको भी सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे ओके करा,
और मेरा डेटा एनालिसिस सॉल्वर ये सारा चीजें यहाँ ओपन होके आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगी। यस सर, मिल गया। अब मैं डेटा एनालिसिस पे क्लिक कर रहा हूँ। पहला मैं शुरुआत कर रहा हूँ डेटा एनालिसिस से। तो यहाँ जितना मेरे कोर एनालिटिक्स के फंक्शन है जो एक्सेल को पता है क्या क्या स्टैटिस्टिकल फंक्शन एनालिटिक्स के लिए यूज हो सकते हैं, तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देता है। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे क्लिक करा, मैंने ओके किया। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हम क्यों यूज करते हैं ये समझ लो। जो एनालिटिक्स में हम बोलते हैं नहीं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये बेसिकली आपके सारे जो भी डेटा है उसको डिफाइन कर देगा बेसिक स्टैटिस्टिकल से कंपोनेंट्स में, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें ये आपको डिफाइन करके दे देगा। तो मैंने यहाँ पे कहा इनपुट रेंज, तो मुझे किसका जानना है, मुझे इसका जानना है, तो मैंने इस पूरे को ऊपर से सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाया, मेरी पूरी रेंज आ गई। क्योंकि डेटा मेरा कॉलम में है तो मैं यहाँ कॉलम रहने देता हूँ। पहली रो जो है यहाँ पे मेरे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये इंग्लिश लिखी है, नंबर्स नहीं है, तो मुझे क्योंकि ये मेरे लेबल्स हैं तो यहाँ मुझे लेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ इट्स आस्किंग मी मेरी आउटपुट रेंज क्या होगी। तो मैं अपनी आउटपुट रेंज अगर मुझे इसी शीट पे चाहिए तो मैं ओके कर दूंगा, यहाँ डिफाइन कर दूंगा। अगर मुझे दूसरी वर्कबुक में चाहिए दूसरी शीट में, तो मैं फिलहाल मुझे दूसरी वर्कशीट में चाहिए। लोकेशन मैं नहीं देना चाहता हूँ। समरी स्टैटिस्टिक्स मुझे चाहिए, मीन मैं देना नहीं चाह रहा हूँ खुद से अभी। और केथ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, चलो मैं फर्स्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी होगी मुझे चाहिए, मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक नई शीट ओपन होके आ गई है, और जो भी मेरा प्रोडक्शन टाइम है, मेरा कॉस्ट पर यूनिट है, ये सारी चीजों का देखिए डिफेक्ट रेट का सारा का इसने बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की, ये सारी इसने डिस्प्ले कर दी है यहाँ पे। ये मेरे पास देखिए सारा डेटा आ गया है। मैं इसको और अच्छे से जॉट डाउन कर लेता हूँ, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे सारा जितना भी मेरा डेटा है उसका सारा ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको और अच्छे से अलाइन कर देता हूँ, मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मर्ज पे क्लिक कर देता हूँ, ये भी मेरे दो एक ही हैं तो मैं यहाँ भी मर्ज पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ये भी दो मेरे एक है, मैंने यहाँ भी मर्ज पे क्लिक कर दिया। डिफेक्ट रेट भी मेरे दोनों यही हैं तो मैंने यहाँ भी मर्ज पे क्लिक कर दिया। डिलीवरी टाइम यहाँ पे ये दोनों भी मेरे एक है तो मैंने यहाँ भी मर्ज पे क्लिक कर दिया। तब बेसिकली मेरा ये सारा डेटा बन के तैयार हो चुका है। एक्सक्यूज मी सर, इसको एक बार दोबारा से समझा दो प्लीज। ठीक है, सर हम लोग उसको हो ही नहीं रहा है सर, वो पहले डाटा मेरे एक्सेल में दिख ही नहीं रहा है एरर सर दिखा कुछ। रहा है वो बार बार। कोई बात नहीं। ये डेटा टैब दिख रहा है, डेटा पे मैंने क्लिक करा, यहाँ देख पा रहे हैं आप। यस यस सर। सर। अब यहाँ पे देखो डेटा एनालिसिस लिख के आया आप में। यस सर। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, पहले ही बताओ। पहुंच गए सर। बोल। सर हमारा तो डाटा एनालिसिस नहीं हुआ है सर हमारा। तो नहीं हुआ है तो फिर से देख लो, फाइल पे जाओ, यहाँ से ऑप्शन पे जाओ, दिख रहा है। वेट, मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरी स्क्रीन ही शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, यस अब सर। यहाँ फाइल पे गए, फाइल पे मैंने क्लिक करा, यहाँ ऑप्शंस में गया, ऑप्शंस में जाने के बाद एडेंस दिख रहा है, एडेंस पे मैंने क्लिक करा। एडेंस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे गया एक्सेल, मैनेज एक्सेल, एक्सेल से गया एक गो मिनट पे, सर गो पे। रुकिएगा। अच्छा, यहाँ मैं अब क्या ऑप्शंस पे करना है आया, सर? एडेंस के ऑप्शंस के बाद एडेंस। एडेन पे क्लिक करा। हाँ जी सर। नीचे देखो मैनेज एक्सेल एडेन और गो लिख के आ रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है सर? गो पे क्लिक करा, जितने सारे सिलेक्ट करना है कर लो, पहला वाला तो आपको करना ही है, पहला एनालिसिस टूल पैक, पहला क्या करना है? टिक ओके, मार्क एनालिसिस सिलेक्ट टूल करना है। है। इसके अलावा भी कुछ करना है सर? नहीं, और कोई करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो कोई फर्क नहीं, पहला मुझे चाहिए अभी। पहला अभी तो सीख पहला करता हूँ सर, ठीक है सर। हाँ, और मैंने यहाँ ओके कर दिया।
यहाँ पे मेरा डेटा एनालिसिस का टैब आ जाएगा। एक्सेल एड इन करना पड़ेगा सर उसमें, एक्सेल एड इन? कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो ना, सिंपल वो यहाँ से ऑप्शन पे गए, वो वो पे एड जाऊँ इन सर? पे गए, गो पे गए, देखो एक्सेल सर एड इन ये के सारा बगल में ओके गो। हो गया मेरा। सर ये मेरा ओके हो गया है। ओके कर दिया, ये टैब आ जाएगा यहाँ ओपन होके। आ गया। यस सर, डिस्क्रिप्टिव पे है। अब यहाँ मैंने जब इसको क्लिक करा तो इसने मुझे बहुत सारी चीजें बता दी। तो हमेशा जब भी मेरे पास डेटा आता है, सबसे पहले मैं उसको स्टैटिस्टिकली डिफाइन कर देता हूँ। तो स्टैटिस्टिकली डिफाइन करने के लिए, जिसमें आपको बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे मीन, मीडियन, मोड, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पता चल जाती है। मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे क्लिक करा और मैंने यहाँ ओके पे क्लिक करा। तो यहाँ इसने मुझसे पूछा आपकी इनपुट रेंज क्या है। ये इनपुट रेंज अभी ब्लैंक होगा। मैं यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, देखो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, तो ये मेरी इनपुट रेंज बन गई। फिर मैंने कहा डेटा जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका डेटा कॉलम में है। तो मैंने इसको कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। देखिए ऑर्डर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सब कॉलम में है। ये सिलेक्ट कर दिया। यहाँ लेबल, क्योंकि पहला रो जो है मेरा वो लेबल है, नाम है ना भाई हर कॉलम का। तो मैंने लेबल सिलेक्ट करा। अगर इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा तो एरर आ जाएगा। देखिए अगर लेबल हटा के करूँ, अभी मैं लेबल नहीं सिलेक्ट करा, हटा दिया है, और मैं नई वर्कशीट में डेटा मुझे चाहिए, मैं ओके कर रहा हूँ, तो ये देखो एरर आ गया, नॉन न्यूमेरिक डेटा। मैं ओके कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, और इसको बोल रहा हूँ पहली रो में लेबल है। अब वो एरर नहीं देगा, और मैं ओके कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा ओके कर दिया, नई वर्कबुक पे गया, समरी स्टैट्स मुझे चाहिए, कॉलम्स में चाहिए, चीजें मैंने बता दी हैं, ओके कर दिया। यहाँ ऑफसेट और इनपुट, अच्छा कहीं कोई दिक्कत हो रही है, मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा मैंने क्लिक कर दिया था ना डेटा में, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं अब ओके कर रहा हूँ। तो इस तरह का आपके पास कुछ डेटा आ जाएगा बन के। आया कि नहीं? ये लास्ट वाला ऑप्शन एक बार दोबारा बताना सर। ये डेटा है, यहाँ मैं डेटा एनालिसिस पे गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे गया, ओके क्लिक करा। इसने बोला इनपुट रेंज बता दो, आपकी इनपुट रेंज क्या है। मैंने यहाँ से लेके पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। लेबल है क्योंकि पहली रो में मेरे में, तो मैंने लेबल सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने टिक लगा दिया। अब मैं नई वो बुक में मुझे डेटा चाहिए, मैंने ओके क्लिक कर दिया। तो इस तरह का ओके क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का पूरा ग्राफ आ जाएगा बन के। डन सर। ये सबका हो जाना चाहिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, नहीं हो रहा तो पूछो। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपके पास पूरे डेटा का आ चुका है। जब भी आपको कोई भी आपके पास कॉलम है, रो है, जब भी आपको डेटा निकालना होगा, तो आप हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भारती, सर इससे पहले जो आप वो फॉर्मूला बता रहे थे वो थोड़ा सा बता दीजिए, उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है। वो अभी बता दूंगा, जी। पहले इस चीज को देखो। सर वो स्क्रीनशॉट मेरे पास खुला, रैंडम नंबर जनरेशन, उसमें सर क्या करना है एक बार और बता देते सर अभी सर। रैंडम नंबर जनरेशन तो ये होता है कि मुझे मान लो कोई भी, जैसे मैंने लिखा इक्वल्स टू रैंडम, बिटवीन है मेरे पास, ये सारे ऑप्शन है, मैं मान लो बिटवीन सिलेक्ट करा, तो इसने मुझसे कहा कि कोई भी रैंडम नंबर मैं लूंगा, तो उसका बॉटम नंबर क्या है, मिनिमम कितने तक जाना है। मैंने कहा 10 तक तुम्हें जाना है, 10 के नीचे कोई नंबर नहीं लोगे। टॉप कितने तक रखना है, 100 के अंदर। मैंने जब ये क्लोज करा तो ये देखो, जो भी रैंडम नंबर देगा ये मुझे 10 से लेके, चाहे मैं कहाँ तक भी ले जाऊं कॉलम में सेल को, ये मुझे 10 से लेके 100 के बीच में ही देगा।
नहीं, आप जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे, एक बार और सर बता देते सर। आप जो क्या करना था उसमें डाटा एनालिसिस पे करने के बाद क्या करना था सर? नहीं, ये तो पहले आप इसको देखो ना। अब हम कोर डेटा एनालिसिस में भी आ गए हैं, वो फंक्शन में और बताता जाऊंगा आपको अभी। पहले आप ये ओके देख सर। लो। ठीक है। अब यही डेटा था मेरा, मैं वापस अपनी शीट पे जा रहा हूँ। अब मुझे ये डेटा है। अब मुझे इसमें देखना है कि हर, अब मैं मानता हूँ कि भाई ये वेरिएबल्स है मेरे, डिलीवरी टाइम, डिफेक्ट रेट, कॉस्ट, प्रोडक्शन टाइम। मैंने मान लिया है कि ये सारे मेरे वेरिएबल्स हैं। अब मुझे ये देखना है कि मेरे प्रोडक्शन और मेरे कॉस्ट में, इन दोनों वेरिएबल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। या मैं मान के चलता हूँ मेरे प्रोडक्शन का कॉस्ट से, या प्रोडक्शन का डिफेक्ट से, या प्रोडक्शन का डिलीवरी टाइम से कितना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, कि मतलब दो वेरिएबल जो है वो आपस में कितना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो कोरिलेशन जब भी आपका निकल के आएगा वैल्यू, वो हमेशा या तो 0 से लेके माइनस तक जाएगी 0.1 तक, या क्या बोलते हैं, सॉरी 1 तक जाएगी माइनस में, या प्लस में 1 तक जाएगी। प्लस की तरफ है तो मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। नेगेटिव की तरफ जाएगी, इसका मतलब एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को मूव नहीं कर रहा है। हो गया। अब मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैंने ये सारे मेरी डेटा सिलेक्ट कर लिया है, या नहीं कर रहा हूँ, मैं डेटा एनालिसिस पे जा रहा हूँ। और अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ कोरिलेशन। कोरिलेशन सिलेक्ट करके मैंने ओके किया। अब इसने मुझसे पूछा इनपुट रेंज, तो मैंने इनपुट रेंज के लिए वापस, मुझे ऑर्डर तो लेना नहीं है, वो कोई वेरिएबल नहीं है, प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी टाइम तक के वेरिएबल है मेरे पास। मैंने ये सारा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, आप देखिए। ये देखिए ध्यान से, मैंने ये पूरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है। फिर इसको मुझे कॉलम में ही डेटा है तो कॉलम से ग्रुप करना, और लेबल जो पहली रो है मेरी लेबल में ही है। ये डेटा भी मुझे नए वर्कशीट में चाहिए, मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरा कोरिलेशन देखिए निकल के आ गया है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कितना कोरिलेशन है। ये टेबल ऐसे आपके सर सामने आउट बन के आ आउट गई। आउट आउटपुट में क्या किए थे सर, आउटपुट में? आउटपुट में इनपुट। मैंने नई वर्कशीट डाल दी। अगर सेम पे चाहिए तो नई तुम्हें वर्कशीट। वहीं पे क्लिक करना पड़ेगा कहीं सेल में खाली। नई वर्कशीट सर, स्टेप सर बताते हैं एक बार कैसे वर्क। नई वर्कशीट इसी में खोल देगा। वर्क बुक करोगे तो नई एक्सेल बना देगा। हो गया। गाइस लेट मी नो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर, एक बार और स्टेप बताते सर। देखो, मुझे अब कोरिलेशन फाइंड करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। कोरिलेशन जब भी फाइंड करते हैं तो मैं दो वेरिएबल के बीच में देखता हूँ कितने अच्छे से दोनों वेरिएबल एक दूसरे से बॉन्ड कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग जो होती है कोरिलेशन में, वो या तो -1 तक जाएगी या +1 तक जाएगी। 0 से इधर जाएगी तो मतलब उतना ही स्ट्रांग है, और माइनस में जाएगी तो उतना ही नेगेटिव है। तो मैं कोरिलेशन जाने के लिए, क्योंकि एक्सेल के पास फॉर्म फंक्शन है, तो मैंने देखो प्रोडक्शन यहाँ से लेके ये सिलेक्ट करा, मैं नीचे तक आया, मैंने सारा कॉलम सेलेक्ट करा। ये 4 कॉलम बस मैंने सेलेक्ट करे हैं, पहला नहीं करा है मैंने, कि सीरियल नंबर का कोरिलेशन निकाल के मेरा कोई फायदा नहीं है। फिर मैं गया अपने डेटा टैब पे, या मैंने डेटा एनालिसिस पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद कोरिलेशन है उसको सिलेक्ट करा।
और यहाँ पे इसने मुझसे पूछा इनपुट रेंज क्या है। मैंने इनपुट रेंज में यही डेटा वापस सिलेक्ट कर दिया। ये देखो ये डेटा सिलेक्ट हो गया। कॉलम वाइज है तो कॉलम सिलेक्ट कर लिया, रो वाइज होता रो करता। अब पहली रो में लेबल है तो उसको सिलेक्ट करा। आउटपुट नई वर्कशीट पे चाहिए मुझे, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नहीं तो लोकेशन देना हो तो दे सकते हैं आप। मैं अब क्लिक कर रहा हूँ यहाँ ओके। ओके एक बार क्लिक करते ही मेरे देखिए सारा डेटा आपके सामने आ गया है। ये पूरा कोरिलेशन है। आपके पास 5 मिनट है, इसको कंप्लीट करो कोरिलेशन को। डन सर। आ गया सर, लेकिन इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन आया, प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट, ये सब कुछ आ रहा है सर। तो ये देखो ना, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, स्ट्रेच करो ना थोड़ा। ये देखो प्रोडक्शन टाइम, ये देखो आपको कॉस्ट, डिफेक्ट रेट, ये देखो सारा डेटा जब बन के आ जाए। पहले इसको प्रॉपर तो कर दो। ये सारा टेबल बना दिया मैंने, इस तरीके से पहले हाँ, करो। वो आ, आ गया सर। कुछ निगेटिव वगैरह भी है, डिफेक्ट आ रेट। गया, जाएगा ही नेगेटिव। ये सर इसका जो सीट आया है सर, उसका मतलब क्या है सर? प्रोडक्शन टाइम आवर 1 लग रहा है सर। कॉस्ट पर यूनिट 0.99 है प्रोडक्शन टाइम के लिए। कॉस्ट पर यूनिट रेट जो है 1 है। फिर सर डिफेक्ट रेट में भी 3 है, और डिलीवरी टाइम में भी 4 टेबल में है। इसका सर क्या मीनिंग है सर? Excuse me, sir. Hello, sir.
गाइस आवाज आनी बंद हो गई है। सर लगता है कि सर का आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सुन पा रहा हूँ, बोलिए आप। सर माइक एक्सेस सर दे इस दो टेबल के स्टूडेंट्स को। हेलो सर। हाँ भारती, भारती नहीं सर, मानसी सर, एक्सेस दे दो स्टूडेंट्स का, माइक डिसेबल है। किसका माइक डिसेबल है? सर मलिक को दे दो सबसे पहले, तो वो परेशान हो रहा है। दे दिया। सर ये टेबल को एक बार समझा देते, क्या समझ में नहीं आ रहा है सर, जो टेबल जो अब दिख रहा बता है रहा उसमें। हूँ, देखो। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन का टाइम है। प्रोडक्शन टाइम और प्रोडक्शन टाइम दोनों तरफ अगर प्रोडक्शन टाइम को आपस में कोरिलेशन निकालोगे तो ये तो एक ही वेरिएबल है ना भाई। तो ये तो 100% कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन दिखेगा। लेकिन जब मैं कोरिलेशन ये कॉस्ट को, प्रोडक्शन को कॉस्ट के साथ देखता हूँ तो ये इतना कोरिलेशन है। जब मैं प्रोडक्शन को डिफेक्ट रेट के साथ देखता हूँ तो ये कोरिलेशन है। जब मैं डिलीवरी टाइम को देखता हूँ तो ये कोरिलेशन है। यहाँ मेरा ये निकल के आ गया। इसी तरीके से जब मैं कॉस्ट को डिफेक्ट के साथ देखता हूँ तो मेरा ये कोरिलेशन है। जब मैं कॉस्ट को डिलीवरी टाइम के साथ देखता हूँ तो मेरा 0.96 कोरिलेशन है। इसी तरीके से जब मैं डिफेक्ट रेट को देखता हूँ तो मेरा पॉइंट बाई डिफेक्ट रेट आपस में देखो जितने डायगोनल है हमेशा बनाएंगे। समझे? यस। और जो जो नॉन डायगोनल है उनकी सारी की वैल्यू आएगी। तो डिलीवरी टाइम और डिफेक्ट रेट का कोरिलेशन जो है वो 0.95 है माइनस में। तो ये जितने भी ऑर्डर की वैल्यू थी इसके बेसिस पे मेरे सारे कोरिलेशन की वैल्यू निकल के आ गई। ये चीज आप कर पा रहे हो? हाँ सर, ये टेबल तो हो गया सर, टेबल सर। ठीक है, हो गया। अब एक और जाते हैं फंक्शन पे फिर, जो डेटा एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। अब मैं वापस अपने डेटा पे आ रहा हूँ और देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, डेटा एनालिसिस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ रिग्रेशन पे। ये रिग्रेशन मैंने सिलेक्ट करा और ओके किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मेरी वाई रेंज क्या है, मेरी एक्स रेंज क्या है। राइट। तो यहाँ पे क्या है, मेरी वाई रेंज जो है वो मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल की होती है और एक्स रेंज जो मेरी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है। तो वाई पे मैं वो डालूंगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरा डिफेक्ट जो है, देखो मैं डिफेक्ट सिलेक्ट करा, डिफेक्ट जो है मेरा पूरा कॉलम, बस एक ही कॉलम सिलेक्ट करा, डिफेक्ट जो है मेरा वो डिपेंडेंट है किस पे, मेरे डिलीवरी टाइम के ऊपर या प्रोडक्शन टाइम के ऊपर। तो मैंने प्रोडक्शन टाइम को मान लिया अपना इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो मैं वापस कर रहा हूँ, वाई को पहले सिलेक्ट करता हूँ, तो डिफेक्ट रेट को, पूरे कॉलम को डिफेक्ट रेट के सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर मैंने क्लिक करा एक्स पे, एक्स है मेरा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। लेबल पे क्लिक कर दिया क्योंकि पहले में लेबल है आपका। यहाँ मीन कॉन्फिडेंस लेवल आपको 95% रखना है तो आप ले सकते हो,
नहीं तो छोड़ दीजिए। ये सारे प्लॉट्स होते हैं जो मैप आपके निकल के आ जाएंगे, रेसिडुअल, स्टैंडर्ड लाइन, लाइन फिट या प्रोबेबिलिटी प्लॉट। ये सारे सिलेक्ट करेंगे, आप ओके करेंगे तो ये देखिए ये आपके सारे रेग्रेशन के प्लॉट्स निकल के यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ आपका मल्टीपल आर आ जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी गुडनेस ऑफ फिट होती है, जो कि बताती है ये जो आपका रिग्रेशन मॉडल है वो 96% परफेक्टली फिट हो रहा है मेरा रिग्रेशन मॉडल। इसका मतलब ऑलमोस्ट जो वेरिएबल्स मेरे हैं, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की विशेषताएं ठीक से बता पा रहा है। इट्स डायरेक्टली टेलिंग मी अबाउट व्हाट एग्जैक्टली माय वेरिएबल इज। तो इस तरह की एक आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखिए। सर वो लेवल के बाद और कौन कौन सा टिक करना था सर? लेवल टिक कर दिया। मैं वापस जाता हूँ, ये मैंने डेटा एनालिसिस पे क्लिक करा, रिग्रेशन को ओके किया। सबसे पहले मुझे एक्स रेंज चाहिए तो मैंने वाई रेंज हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे पूरा कॉलम सिलेक्ट करा, डिफेक्ट रेट को मैंने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया है। ये और चेंज करना है तो और चेंज कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ डिपेंडेंट क्या है, डिलीवरी जो है वो मेरी डिपेंड होगी कितने समय में मेरा प्रोडक्शन होगा। तो मैंने वाई को यहाँ डिलीवरी को मैंने डिपेंडेंट में मान लिया है और प्रोडक्शन को मैं मान लेता हूँ इंडिपेंडेंट में। ठीक है, लेबल पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है नई वर्कशीट, और ये सारे जितने मुझे प्लॉट्स चाहिए इनको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ ओके करूंगा तो मेरे सारे प्लॉट बन के आ जाएंगे। देखिए आ रहे हैं कि नहीं आपके? सर डिफेक्ट के जगह पे या फिर प्रोडक्शन के जगह पे, मतलब टाइम की जगह पे कोई और भी चूज कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, जो आपको लग रहा है। लेकिन इस भाई रिग्रेशन क्या बताता है, एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना डिपेंडेंट है या कितना इम्पैक्ट आ रहा है। मान लो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं छू रहा हूँ तो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, यहाँ से वो पता चलता है रिग्रेशन से। अब जैसे प्रोडक्शन टाइम है और कॉस्ट पर यूनिट है, इन दोनों को अगर हम एक्स वाई करें तो? आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन अगर सही से वो मॉडल फिट तभी आपका अच्छे से होगा जब आप सही वेरिएबल सिलेक्ट करोगे। भाई जो कीमत है और जो प्रोडक्शन है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? अगर आपको लगता है हो सकता है तो आप ले लो। डिफेक्ट और प्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएबल दिख रहा है तो बेस्ट रहेगा यही। एग्जैक्टली exactly. अब यहाँ पे मेरा कोई स्केल डेटा भी नहीं है, ये सब ऑर्डिनल और कोई ऑर्डिनल और क्या बोलते हैं नॉमिनल डेटा है मेरा। स्केल होता तो मैं एसपीएसएस में जाना पड़ता मुझे फिर और अच्छे से करने के लिए। जब ये सब मैंने सिलेक्ट कर दिया ओके कर दूंगा तो देखिए मेरे रिजल्ट यहाँ पे एक नई वर्कशीट खुलेगी और इस तरह का आपका सारा रिजल्ट बन के आ जाएगा। तो सर हाँ ये तो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, इसका इनसे तो हम मतलब एक तरह से वो पता कर पा रहे हैं, पर इसमें आप कह रहे थे कि मैं रिकमेंडेशन प्रिडिक्शन सब बताऊंगा, पर इसमें से प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं? ये मतलब प्रिडिक्शन ये हमें खुद करके दे कि ये प्रिडिक्ट होगा अब, कि आगे ये काम आएगा? अभी तो हमें एक अब स्टडी करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल टूल्स हम वैसे भी कर सकते हैं, इसमें तो ह्यूमन इंटरवेंशन तो फिर भी हो गया। रुके तो रहो भी, एनालिटिक्स ओके सर। बेसिक तो बताऊं तभी तो आगे बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रिडिक्शन करना है, इसने एक बात बोली। अब मान लो मेरा ये ऑर्डर आईडी है और मेरा फ्यूचर में मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो
मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक नया डेटा बनाते हैं। यहाँ तक हो गया? हाँ पहले ये आ इम्पोर्टेंट गया सर। यहाँ तक सबका आ गया। वो तीनों सीट को अलग अलग कैसे किए सर? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्शन टाइम, मेरे से हो नहीं रहा है। ये मैंने ऐसे लेके ड्रैग कर दिया था। अच्छा, ड्रैग करना। ठीक है, अब मैं एक डेटा और यहाँ पे बनाता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास सेल्स का कोई डेटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मान लो कुछ महीने मेरे पास, जनवरी, फेब्रुवरी, ये मैं कुछ डेटा लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं जून तक सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, 120 मैंने कहा ये सेल्स का डेटा है, एक और वो ऐड कर देता हूँ। आप इस तरह का एक डेटा पहले क्रिएट करो, साथ साथ में करिएगा। ये मंथ है और ये सेल्स है। जनवरी में 120, फेब में मैंने कहा 135 है, मार्च में मैंने कहा 150 है, अप्रैल में मैंने कहा 170 है, मई में मैंने कहा 180 है, जून में मैंने कहा 200 है, ठीक है। अब मैं एक और कॉलम यहाँ क्रिएट करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ टाइम इंडेक्स कॉलम। तो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 करके, ऐसे 6 तक नंबरिंग दे देता हूँ। ये मैंने दे दी। अब मुझे फोरकास्ट करना है, तो मैं यहाँ मान लीजिए लिख रहा हूँ इक्वल्स टू फोरकास्ट। ठीक है, तो इसने मुझे बहुत सारे दे दिए। मैं फोरकास्ट, लीनियर फोरकास्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मुझसे बोलता है कि भाई नोन एक्स जो है वो सिलेक्ट कर लो ईयर्स, और नोन वाई जो है उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मान लो मुझे जुलाई के लिए निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं नोन एक्स सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे एक्स जी की जो रेंज हो गई वो हो गई मेरी टाइम की। तो टाइम मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये टाइम की मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। फिर मेरी वाई की रेंज जो है, कॉमा, वाई की रेंज जो मेरी है वो है मेरी सेल्स की रेंज, तो मैंने ये सेल्स की सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। नॉन एक्स, अच्छा एक्स मुझे जो ढूंढना है, ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मुझे ढूंढना है 7th, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, तो ये मुझे एक वैल्यू यहाँ निकल के आ गई। फिर से मैं बताता हूँ, मान लीजिए इसको मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो नॉन वाइज जो है मेरे वो, ये सेल्स मैंने सिलेक्ट करा, कॉमा, एक्स जो मेरे नोन है वो ये सिलेक्ट करा, मैंने एंटर करा। तो मैं कह रहा हूँ मेरे जुलाई की जो सेल्स है वो कुछ इतनी आएगी। ये मेरा फोरकास्ट है जुलाई का।
समझ में आया? और इसी को सर एक बार और बताते सर। फोरकास्ट डॉट लीनियर किए थे, क्या करना था सर फोरकास्ट? देखिए ऊपर मैंने जो लिखा है लीनियर फोरकास्टिंग यूज करिए। ये सर हो गया। अब देखो यही चीज मैं रिग्रेशन से करके दिखाऊं। यस सर। 214 आ रही है तो इसी के आसपास की वैल्यू मेरे पास रिग्रेशन से कैलकुलेट होके आनी चाहिए 214 के, ठीक है। अब यही चीज मैं जा रहा हूं वापस डेटा एनालिसिस पे, मैंने क्लिक करा, मैंने रिग्रेशन को ओके करा, तो अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वाई रेंज। वाई रेंज है मेरी सेल्स की, मैंने ये सिलेक्ट करा। एक्स रेंज, एक्स रेंज है मेरे टाइम की, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेबल से पहले मैं ये सारी चीजें मैं ओके कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास एक ये निकल के आएगा, ये आ गया मेरा। ये सारे प्लॉट्स को आप अभी छोड़ दीजिए, अब आप फोरकास्टिंग की तरफ ध्यान दीजिए। ये मेरा एक्सेल का ये आ गया। अब यही चीज मैं इससे करूंगा। तो देखिए मेरा ये क्या बोलते हैं, देखिए मैं कॉलम को अरेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये जो मेरा कोएफिशिएंट है इसको मैं y इज इक्वल टू, अगर मैं निकालूं तो मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरसेप्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ इंटरसेप्ट, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू मुझे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए इक्वल्स टू, नहीं तो मुझे सिंबल से लगाना पड़ेगा। y इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ इक्वल्स टू के बाद ये, इस वैल्यू के बाद मुझे ये जो वैल्यू है इंटरसेप्ट की ये लिख दी मैंने। और यहाँ पे जो मेरे x की वैल्यू है वो है मेरा टाइम, टाइम है मेरा कितना ये। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा फोरकास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे मेरा x, ये तो मेरा x है ना, तो ये हो गया मेरा y, ये हो गया मेरा इंटरसेप्ट, लिख भी दे रहा हूँ ऊपर आपके लिए, और ये हो गया मेरा x की वैल्यू। तो ये फिलहाल 15 पॉइंट कुछ x है, ठीक है। अब मैं जुलाई के लिए देख रहा हूँ जो कि 7वां यहाँ पे है, मैंने देखो शीट में यहाँ 7th लिया है, 6 तक तो जून को ही माना है, 7वां जुलाई है, तो मुझे 7th के लिए देखना है। तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा इक्वल्स टू, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो पहले तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ मैं 7 लिख देता हूँ। तो जो मेरा वैल्यू आएगा वो हो गया इक्वल्स टू, ये इसमें ऐड करूंगा इस वैल्यू को, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस वैल्यू से, तो ये देखो मेरा कितना आया, कितनी वैल्यू आई। सेम डेटा सर। ये मैंने फोरकास्ट किया है, ये इस लास्ट वाला तरीके से ज्यादा इजी था सर। ये रिग्रेशन इसलिए यूज होता है क्योंकि रिग्रेशन जो है आपका फोरकास्टिंग टूल है। किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था, समझ में आया आपके? किसी ने अभी कुछ पूछा था तो इधर पहले फोरकास्टिंग के लिए ही पूछा था। सर वो फोरकास्ट ही मेरे से नहीं निकल रहा है सर। B2 B7 के बीच में कॉमा लगाना है, क्या करना है सर?
कहाँ पे कॉमा? मैंने रिग्रेशन का डेटा निकाला, सिर्फ लिखा है भाई, ये देखो ना, ये दोनों वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वैल्यू देखो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू कोएफिशिएंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे ये इक्वेशन है ना रिग्रेशन की, हाँ जी सर। y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, तो ये है रिग्रेशन इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर स्क्वायर ये बताता है मेरा मॉडल कितना अच्छा फिट हो रहा है। तो 99% मेरा मॉडल परफेक्टली फिट है, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ अगर 214 का प्रोडक्शन हमें रखना चाहिए तो ये 99% मैं इस पे रिलाय कर सकता हूँ कि जो मेरी सेल्स होगी डेटा के हिसाब से 214 के ही आसपास होगी। सिर्फ 1% ऐसे वेरिएबल है, 99% अगर मेरा मॉडल फिट हो रहा है, जो कि ये मेरा रिग्रेशन नहीं कंसीडर कर पा रहा है। समझ में आया? अब इसी चीज को मैं वापस ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट में जाता हूँ रिकमेंडेड चार्ट, रिकमेंडेड चार्ट में मैं ऑल चार्ट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, चलिए मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, मैंने डेटा लेबल्स कर दिए पहले तो, फिर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन डालता हूँ, ट्रेंड लाइन पे लीनियर मैंने सेलेक्ट करा है, लीनियर सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे गया हूँ और मैं इंटरसेप्ट वैल्यू भी, मुझे इक्वेशन भी चाहिए, आर स्क्वायर वैल्यू भी जो रिग्रेशन की होती है, और मैं फॉरवर्ड करता हूँ इसको आने वाले 7 तक, और मैंने इसको कर दिया और देखो मैंने इसको बंद कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा कर दिया, 7 तक नहीं चाहिए था मुझे, सिर्फ एक ही तक चाहिए था। ये देखो कितना आ रहा है मेरा जुलाई का प्रिडिक्शन, देखिए ये ग्राफिकल फोरकास्टिंग कर दी मैंने, ये है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आपका, जब आप प्रिडिक्शन करने वन मोर लग सर। जाते हो। ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये जो लाइन है मेरी, दिख रहा है क्लियरली? इस वाले में दिख रहा है, किस में ज्यादा अच्छा है? इसमें दिख रहा है ना? सर कैसे किए सर, एक बार बताते, क्योंकि हम लोग के लिए पहली बार है सर, आप फास्ट में बता देते हमें हो नहीं पाता। क्या कैसे? ये ये ग्राफ डिलीट कैसे आ कर गया? दिया, ये डेटा को मैंने सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे गया, रिकमेंडेड चार्ट पे गया, या वहां भी नहीं गया, यहाँ ग्राफ जहां से आपको दिख जाए, ऐसे करके कोई भी ग्राफ पे सिलेक्ट कर लो बार वाले, इतना करो पहले। हुआ कि नहीं? यस सर। गुड। अच्छा, जून ग्राफ का तक ही, कलर भी अरे चेंज भाई करना है तो आप कर सकते हो। जून तक ही हुआ।
यहाँ पे राइट क्लिक करना है बार को सिलेक्ट करके, और सबसे पहले डेटा को लेबल कर दो ताकि वैल्यू आपको पता चल जाए। नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो एक्सपोनेंशियल, लीनियर, लॉग, ये सारे मेरे मूविंग एवरेजेस, ये अलग अलग तरीके हैं जो कि मैं ट्रेंड प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो मैं लीनियर लेके चल रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए भाई लीनियर प्रिडिक्शन। मैं वैल्यू भी ले लेता हूँ, इंटरसेप्ट भी ले लेता हूँ, आर स्क्वायर भी ले लेता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, और मैं आगे तो अगर ट्रेंड मुझे लाइन पढ़ना है कहाँ तो से मैं देखना है? की है। ट्रेंड लाइन कहाँ से देखना है सर? ये है तो ट्रेंड लाइन, वहां राइट क्लिक करोगे, यहाँ यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आएगा ना, ऐड ट्रेंड लाइन, बार के ऊपर क्लिक करो। ये सारी चीजें करके जब आप क्लोज करोगे तो देखो यहाँ पे आपको निकल आएगा। सर मेरे वाले में डेटा शो नहीं हो रहा है सर, जैसे जैन का 120 है तो 120 मेंशन नहीं आ रहा है। मतलब यार, वो डेटा नहीं शो होगा। वो उसको शो करने के लिए भी मैंने यहाँ पहले क्लिक करना ना, राइट क्लिक, और यहाँ मैंने कर दिया डेटा लेबल्स। राइट क्लिक करने के बाद ट्रेंड लाइन नहीं है। डन सर, हो गया, थैंक यू। जिसका हो गया वो इसको बताओ कैसे हुआ है, बताओ, इसको हेल्प करो। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पूरा डेटा, मंथ, सेल्स, टाइम, ठीक है। उसके बाद में इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में आप सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना 2D डेटा का, सबसे पहला वाला चूज कर लो। फिर उसके बाद में आपके पास डेटा आ जाएगा। डेटा पे जैसे ही यहाँ पे ग्राफ शो करेगा तो वहाँ पे राइट क्लिक करो, उसी पे फॉर्मेट ग्रिड लाइन के जस्ट नीचे ही आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर्मेट में सिर्फ ये रीसेट टू मार्च स्टाइल चेंज सीरीज चार्ट टाइप सेलेक्ट डाटा इस तरह का कुछ आ रहा, 3D या फॉर्मेट डाटा सीरीज। ग्रिड लाइन अप्लाई कर रखा हो ना आपने? ठीक है सर, आगे बताइए सर। यहाँ तक हो गया। यस सर। तो ये बेसिकली आपका जितना भी डेटा एनालिटिक्स का बेसिक पार्ट है वो सारा यहीं तक मेन आ जाता है। इसके अलावा जब जितना आपके पास डेटा है, अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो मान लीजिए मुझे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, मुझे कुछ और चीज़ें करनी है, मैं डेटा में गया, वापस डेटा पे क्लिक करा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ और करना है, चेक करना है, सपोज करा एनोवा निकालना है जिसमें मैं वेरिएंस निकालता हूँ। तो मैंने इनपुट कर लिया रेंज, कॉलम्स में ग्रुप करना है अल्फा के सर बेसिस पे। अनोवा का क्यों यूज होगा?
है। अनोवा का यूज क्यों होगा सर? एनोवा वेरिएंस चेक करता है कि एक डेटा जो है वो कितना वेरी कर रहा है। जैसे सेल्स और टाइम के बीच में मुझे वेरिएंस लेना है तो मैंने ओके करा, तो ये देखो मेरे पास वेरिएंस आ गया सिंगल फैक्टर पे कि मेरा ये डेटा सर, कितना वेरी कर रहा है। ये सर। राइट। तो जनरली ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है तो इसको हम यूज ही स्पेसिफिकली इसलिए करते हैं कि मुझे जब टेस्ट करना होता है कि जो मीन है मेरे 3 या और ग्रुप का, ये सिग्निफिकेंटली अलग है कि नहीं एक दूसरे से। तो ये बेसिकली टी टेस्ट के लॉजिक पे चलता है। तो ये बेसिकली एक ही चीज चेक करके बताता है, जिसको मतलब अगर मैं बताऊं कि आर दी ऑब्जर्व डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप मीन्स रियल और जस्ट ड्यू टू रैंडम वेरिएशन। जो मैं देख पा रहा हूँ भाई वो रियल उसमें है कि ग्रुप के में वेरिएंस या किसी और वजह से है। तो इसलिए वेरिएंस चेक करने के लिए मैं डेटा के अंदर यूज करता हूँ इसको। तो इसमें जनरली मैं हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पी वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पी वैल्यू। अगर ये 0.05 के नीचे है, ध्यान से बात सुनिएगा, 0.05 के अगर नीचे है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा। उसके ऊपर है, जैसे यहाँ 0.5 सर। 1.5 है, तो इसका मतलब 1.5। हाइपोथेसिस मेरी एक्सेप्ट हो गई, जो भी मैं हाइपोथेसिस लेके चला हूँ। ये मतलब यूनिवर्सल एक पॉइंट है कि जहाँ पे नीचे आने के बाद में हम रिजेक्ट करेंगे, या फिर मतलब कैसे? पी वैल्यू के बेसिस पे डिफाइन होता है आउटपुट जो होता है। तो ये सब बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टूल हैं कि मैंने एक अजम्पशन लेके चला था, उस एजम्पशन को मेरे जो मैंने एजम्पशन लेके चला था वो रिजेक्ट नहीं, वो एक्सेप्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पी वैल्यू जो है वो हाई है। मैंने जैसे यहीं पे एजम्पशन लिया था भाई कि 1.4 होता, यहीं पे 1.4 होता तो हम रिजेक्ट कर देते इसे। नहीं, 0.05 ये वैल्यू देखो, ये जो लिख पॉइंट रहा जीरो हूँ फाइव 0.05, इस वैल्यू के अगर आपका नीचे आ रहा है पी वैल्यू तो आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, ऊपर आ रहा है ओके, तो आप ओके सर। हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। ये बेसिकली जब ये कंप्यूट करता है तो ये जो आपके ग्रुप के अंदर का वेरिएंस है उसको डिवाइड करता है, अलग अलग ग्रुप के मतलब 2-3 ग्रुप है उसको ओवरऑल लेके उसका वेरिएंस कैलकुलेट करता है, और उसको डिवाइड करता है हर एक ग्रुप के अंदर के वेरिएंस से, तो उससे आपको पता चल जाता है। बाकी लोग भी कर रहे हैं कि नहीं, भारती आप कर रही हो? सर वो नहीं है। सारे गायब गायब हो गए सारे। सर क्रिटिकल बाकी कौन कौन सिचुएशन कर आ रहा है गई, सब अभी? निकल गए। ये मैं तुषार तुषार है, संतोष है, मैं राहुल और विशाल है, चार हैं। सिर्फ 4 लोग हैं, राहुल, संतोष, तुषार, विशाल, और कोई नहीं है। इतनी सारी लड़की इंपॉर्टेंट गायब हो। एक्सरसाइज थी, पूरा डेटा एनालिटिक्स बता दिया मैंने तुम्हें मेन। हर एक डेटा पे सेम ही करना है सर फिर, या फिर हैं? मतलब कैसे? पैटर्न सबका सेम रहेगा ना सर? हाँ, प्रोसेस तो यही रहेगा जी। यही तरीका ही है, एक्सेल की यही तो खूबी है।
अगर इतनी चीजें आ गई तो आप डेटा को एनालाइज करके सारी चीजें कर सकते हैं। आप खुद से ये सारे फंक्शन ट्राई कर लो, कोई दिक्कत आए तो पूछो। कुछ और चीजें जो इसमें है वो उसके आगे अब आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी एक साथ हो जाएगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब कुछ हम बेसिकली एनालिटिक्स की तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, प्रिडिक्शन बता दिया, डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब सर अनोवा मैं के ये अंदर में मैंने सारा इनपुट तो प्रोसेस किया, लेकिन फिर भी एरर दिखा रहा है इसमें। हाँ, क्योंकि पहला वाला कॉलम भी ले लिया होगा तुमने, जो कि न्यूमर अल्फा न्यूमरिक है, अल्फाबेट्स हैं ओह उसमें। ओके ओके। सर ये एक्सेल भेज दीजिएगा सर। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हमने फोरकास्टिंग भी कर लिया। ये मैंने सारे रिग्रेशन के रेसिडुअल और ये सारे प्लॉट्स भी निकाल दिए, लाइन फिट, प्रोबेबिलिटी। ये मेरा डेटा था, यह भी मेरा रिग्रेशन है, यहाँ भी फिर रिग्रेशन बताया था, ये मेरा कोरिलेशन है पूरा। ये मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है पूरा। ये मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है। ठीक है, देखो मेरा पूरा डिस्क्रिप मीन, ये सारी चीजें देखो, ये जो वैल्यूज है मेरे हर उसमें पता चल गई मुझे, प्रोडक्शन की भी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का फायदा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे चलो एक चीज बताओ, मेरा एवरेज प्रोडक्शन टाइम क्या है बताओ, इस डेटा को देखते हुए बताओ मेरा एवरेज प्रोडक्शन टाइम क्या है। ये सामने देखो, ये लिखा है, ये देखो जो मैंने सिलेक्ट करा 5.9 है। ठीक है, मीन वैल्यू मेरा मिडिल 3.5 मीडियन है क्या ना? है, मेरा ये है मीडियन। मेरी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो क्या है, ये है। मोड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है, ये आ रहा है। स्क्यूड कितना है मेरा डेटा, इतना है। रेंज क्या है मेरी, मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम कितना प्रोडक्शन टाइम लग रहा है, इतना लग रहा है। मैक्सिमम कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। ये देखो सब कुछ आ गया। टोटल कितने आपके प्रोडक्शन उसके वो हैं यूनिट्स, इतने हैं 50 काउंट है। लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, ये है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आपकी है, ये है। कॉस्ट में इसी तरह कॉस्ट का एवरेज देख सकते हो। एवरेज कॉस्ट क्या है बताइए, ये हाईलाइट कर दिया मैंने। पता है एवरेज कॉस्ट क्या है। 132.86। परफेक्ट। ये देखो, ये मेरा एवरेज कॉस्ट आ गया। मिनिमम कॉस्ट कितनी है, ये आ गई। 95 मैक्सिमम, ये। टोटल कॉस्ट 172 कितनी है, ये है। 6643। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स यहाँ से डिस्क्राइब हो जाता है सारा डेटा। इसके बाद थोड़ा सा डेटा क्लीनिंग और वो सारी चीजें हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। सर इसको तो बीआई की मदद से भी तो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाता है, उसमें सिलेक्ट करना होता है बस पॉइंटर्स। बीआई में क्या, कौन सा, बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स के बहुत सारे टूल हैं। पावर नॉर्मल भी है। पावर बीआई। पावर बीआई में डेटा सिलेक्ट करोगे, वो तो विजुअलाइजेशन का है। हाँ लेकिन उसमें भी
निकाल सकते हैं सर। वो विजुअलाइजेशन का टूल है। इसमें अगली बार विजुअलाइजेशन बताऊंगा आपको। पावर बीआई इसमें भी हो जाता है पूरा ऐसे ही। वो डेटा ज्यादा हो तो मुझे बीआई पे जाना पड़ता है। फॉर द टाइम बिंग मैं शीट को आपके सेव कर देता हूँ और आपसे शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। सर क्वेश्चन में अगर जैसे मान लो कि डिफेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया है तो नहीं पूछेंगे, नहीं जानना है निकाल मुझे इसका मतलब। जैसे निकालना हुआ तो खुद से निकालना हुआ तो डिफेक्ट रेट का फॉर्मूला लगाओगे, कुछ बनाओगे, कैसे डिफेक्ट पता चलेगा मुझे। कुछ फॉर्मूला लगा के निकालूंगा। ओके सर। जैसे कितने मेरे रिटर्न हो रहे हैं, ये अगर मैं एक और कॉलम दे दूं तो उससे डिफेक्ट रेट निकाल सकते हो। ये तो मैंने एक डेटा क्रिएट करा था आपको समझाने के लिए। क्लियर तो हो गई है सर, एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये खुद से आप चाहो जितना तो हमारे करोगे साथ में तभी शेयर कर होगा, सकते ऐसे हैं। नहीं होगा। मेरे बताने से एक बार यस सर। आपको आइडिया तो लग जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे ये होगा नहीं। करेक्ट और एक नहीं कई बार करोगे, क्योंकि ये कोर एनालिटिक्स है। करेक्ट। ठीक है, तो विल एंड दिस, मैं स्टॉप करता हूँ। फाइन, सो विल एंड दिस क्लास। ओके I सर। hope you learned the core analytics part of operations and analytics. Yes or no? यस सर। यस सर, फाइन सर। Okay, great. So we'll end this class and see you in the next class. I guess it's on Thursday. So see you in the next class. इसमें कुछ और visualization वाला part है, वो भी Excel का strong है, and data cleaning part. और स्पेसिफिकली डेटा एक्सेल में लाते कैसे हैं, ये दो तीन चीजें हैं दिमाग में, इसको नोट कर लीजिए, मुझे प्लीज याद करा दीजिएगा। एंड आई विल टेल यू दिस। उसमें हम सप्लाई चेन एनालिटिक्स का ही डेटा लेके उसमें कर देंगे। आई विल शेयर दिस शीट इन द ग्रुप। श्योर सर, थैंक यू। राइट, राइट सर। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड यू ऑल कैन लीव फॉर द डे। गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट राहुल।